बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 13 को। लेक्चर नंबर 13 बेस करेगा स्टेप स्कीम ऑफ स्टडीज के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 2 की सेकंड डिवीजन पर। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू द मोशन एंड फोर्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स का, that is also said to be the torque. नंबर सेकंड पॉइंट पर हम पढ़ेंगे यूज ऑफ टॉर्क ड्यू टू द फोर्स, और नंबर थर्ड पॉइंट पर हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंडीशंस। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करना शुरू करते हैं जी। हमारे पास टॉर्क का कॉन्सेप्ट है। हम टॉर्क को इसके अलावा मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है? द टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ बॉडी about an axis of rotation या pivot due to an applied force is called the torque. टर्निंग इफेक्ट है ये एक्चुअली। अब यहां पर डेफिनेशंस को फोकस किया करें, डेफिनेशन को याद रखा करें। और नंबर ऑफ टाइम एमडी कैट के पेपर्स में सिर्फ डेफिनेशन ही एमसीक्यूज के तौर पर पूछी गई हैं, तो डेट्स व्हाई ये आपके पास एक एमसीक्यूज ही बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मैथमेटिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंटेशन देते हैं। मैथमेटिकली हम टॉर्क को लिखते हैं टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू द आर वेक्टर क्रॉस द एफ वेक्टर। दिस मींस दैट ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, वेयर एफ इज द फोर्स वेक्टर एंड आर इज सेड टू बी द पोजीशन वेक्टर। आप इसे फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हम इसे लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द एफ multiply by the sine of angle between the r vector and f vector into the n unit vector। अब देखिएगा हम इसकी मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं। मैं टॉर्क की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, टॉर्क की डेफिनेशन नहीं बोल रहा। टॉर्क की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है? डेट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट आर्म एंड द फोर्स। अब ये मोमेंट आर्म क्या होता है? मोमेंट आर्म हमारे पास इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रखिएगा। हम इसके अलावा यहां पर एक लफ्ज शॉर्टेस्ट भी बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर बोला जाता है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाता है। कहां से कहां तक? ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर पिवट तक का जो शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, हम उसके लिए क्या बोलेंगे? दैट इज सेड टू बी द मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म एक्चुअली डिस्टेंस ही है ना, तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? वो मीटर ही होंगे। अब देखिएगा, लेट्स सपोज मेरे पास एक दरवाजा है, ये यहां पर फिक्स किया हुआ है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहां पर वो दरवाजा घूम सकता है। ये हैंडल है। हम हैंडल की बजाय अगर यहां पर फोर्स लगा दें इस पॉइंट पर, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है या ये पॉइंट ऑफ द फोर्स है। अब देखिएगा, अब मोमेंट आर्म क्या है? अब मोमेंट आर्म कतन ऐसे नहीं लिया जाएगा कि आप यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मेजर करें कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है और ये आपके पास पॉइंट ऑफ रोटेशन था, या ये वाला वो पॉइंट है जहां पर लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये फोर्स की लाइन मिल रही है, तो ये डिस्टेंस मोमेंट आर्म नहीं होगा। बास का स्टूडेंट ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये पहले डिस्टेंस ये लिया इसके हैंडल तक का, फिर ये डिस्टेंस ले लिया, तो ये भी मोमेंट आर्म नहीं है। मोमेंट आर्म क्या है? द शॉर्टेस्ट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से कहां तक? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स से लेकर लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन तक, या आप इसे पिवट भी कह सकते थे। अब देखिएगा, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, यहां से डायरेक्टली परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन तक फॉल कर दूं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? दैट इज द मोमेंट आर्म। ये हमारे पास मोमेंट आर्म कहला रहा है। सिमिलरली सिंपल अगर मैं सिर्फ इस लाइन को भी डिस्कस करता, तो ये भी मोमेंट आर्म है। ये कैसे मोमेंट आर्म है? देखें, अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को फर्दर एक्सीड कर दूं, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर कहां पर? एक्सिस ऑफ रोटेशन तक, वही क्या कहलाता है? वही हमारे पास मोमेंट आर्म कहलाएगा। तो दैट्स व्हाई मोमेंट आर्म का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। आगे जाकर फर्दर क्वेश्चन में इसकी हम प्रैक्टिस भी करते हैं ताकि हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि जब भी टॉर्क के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो फिगर में बेसिकली डिफिकल्टी स्टूडेंट को मोमेंट आर्म कैलकुलेट करने से ही होती है। देखिएगा, अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, हमारे पास टॉर्क के यूनिट्स क्या होंगे? दैट इज द न्यूटन मीटर। इसे फर्दर हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दिस मींस दैट डायमेंशन आपको नजर आ रही है, कैपिटल एम,
कैपिटल L स्क्वायर और कैपिटल T माइनस 2। तो ये आपके पास इसकी डायमेंशन लिखी जा सकती है। मैंने कहा इसकी डायमेंशन क्या होगी, m L स्क्वायर T माइनस 2। डायमेंशन के अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चन आ सकता है, तो डायमेंशंस याद रखिएगा। एक बात याद रखिएगा, इसके यूनिट्स न्यूटन मीटर जरूर है, लेकिन आप इसे जूल नहीं कहते। जूल एक्चुअली यूनिट्स होते हैं एनर्जी के, टॉर्क के यूनिट्स नहीं होंगे, तो डेट से इसके यूनिट्स क्या हुए, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, नेचर क्या है इसकी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता लगा वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, और दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो आंसर होगा वो हमारे पास ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। अभी हमने डिस्कस किया इसकी कोई मैग्नीट्यूड भी होगी, इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमिन करेंगे, बाय द राइट हैंड रूल। कौन सा राइट हैंड रूल जी, राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो दैट्स व्हाई राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा देर में लेकर आए, उसके अकॉर्डिंगली भी डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जी देखिएगा हमारे पास अब राइट हैंड रूल है क्या, राइट हैंड रूल क्या है, ये बात आप अच्छी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक्स में पढ़ते आ रहे हो फर्स्ट ईयर से। देखिए राइट हैंड रूल ये है कि सबसे पहला काम क्या करते हैं हम सबसे पहला काम जिन दो वेक्टर्स के दरमियान हमने डायरेक्शन डिटरमिन करनी है, उनकी टेल्स मिलाकर ना, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेल्स मिलानी है, एक प्लेन बनाते हैं। फिर जो भी पहला वेक्टर होगा, जैसे अभी हमने लिखा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो पता लग गया पहला वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। जो भी इनमें से पहला, लेट्स सपोज ये पहला वेक्टर है, उस पर राइट हैंड फिंगर्स रख कर ना सेकंड वेक्टर की साइड पर, जैसे टॉर्क में सेकंड वेक्टर क्या है, फोर्स, उसकी साइड पर हमने थ्रू शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल फिंगर्स को कर्ल करना होगा। देखें जब भी आप किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर की साइड पर कर्ल करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, नंबर वन शॉर्टेस्ट एंगल, नंबर सेकंड अगला हमारे पास पॉसिबिलिटी इसके अलावा एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल एंगल भी हो सकता है। तो हमने राइट हैंड फिंगर किसके अकॉर्डिंगली कर्ल करनी है, थ्रू शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल। देन हमारे पास जो पॉइंटेड थंब होगा ना, जिसे आप रेक्ट थंब बोलते हो, दैट इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, टॉर्क था, तो एक्चुअली ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। यही बात हमने यहां पर मेंशन की, हमने कहा कर्ल द राइट हैंड फिंगर्स फ्रॉम आर। याद रखिएगा ये आप पोजीशंस चेंज नहीं कर सकते, फ्रॉम एफ टूवर्ड्स आर नहीं कह सकते, फ्रॉम आर टूवर्ड्स एफ, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना वो नॉन कम्यूटेटिव इन नेचर होता है ना। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट वेक्टर ही की साइड से हमने सेकंड वेक्टर की साइड पर रोटेट करना शुरू करना है। कौन से एंगल पर, थ्रू शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल। द पॉइंटेड थंब किसका, राइट हैंड का, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। ये हमारे पास किसकी रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा, टॉर्क की रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा, या टॉर्क की डायरेक्शन को डिटरमिन कर रहा होगा। लेट्स सपोज देखें हमारे पास एक नट है यहां पर, ऑब्वियसली ये जो नट है ये यहां पर घूम सकता है, इसके स्क्रूज होते हैं ना, इसमें थ्रेड्स होते हैं जिसकी वजह से हम इसे आसानी से रोटेट करवा रहे होते हैं। तो ये इसका पिवट पॉइंट हो गया। हमने इसे खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, हम इसके साथ स्पैनर लेकर आते हैं। स्पैनर पर मैंने यहां पर फोर्स लगाना शुरू कर दी, तो ये वाली लाइन क्या होगी, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहला रही है। पिवट से लेकर इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे तो हम मोमेंट आर्म बोल रहे हैं, लेकिन अब हम पोजीशन वेक्टर से चल रहे हैं। देखिए ये वाला जो हमारे पास वेक्टर होगा इसे पोजीशन वेक्टर कहेंगे, और आप सबको पता है पोजीशन वेक्टर हमेशा इस पॉइंट से, जिसे पिवट पॉइंट बोल रहे हैं, इससे आउटवर्ड होगा, इसकी डायरेक्शन में नहीं होता। तो अब हमारे पास इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट होगी, हम किसकी डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं, टॉर्क की डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं ना। तो सबसे पहला काम क्या किया, देखें गलती फिर वही होनी है, ये फोर्स है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो अब यहां पर प्लेन नहीं बननी, अभी दोनों की टेल्स नहीं मिल रही, दोनों की हेड्स मिल रहे हैं, तो डेट से ये गलती नहीं करनी। हमने क्या करना है, हमने इसे ऐसे रीड्रॉ करना है कि दोनों की टेल्स मिल रही हो। देखे ना, मैं अगर इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दूं तो ये भी तो फोर्स ही होगी ना, और अगर हम इस पोजीशन वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन को भी प्रोसीड कर देते हैं तो ये आर है। तो अब हमारे पास ये एग्जैक्ट पोजीशन हुई, ये पोजीशन वेक्टर हुआ और ये फोर्स हुई। फर्स्ट हमारे पास वेक्टर क्या है, आर, सेकंड वेक्टर क्या है, एफ। तो राइट हैंड फिंगर्स कहां पर रखेंगे, आर पर। किधर हम इसे कर्ल कर रहे होंगे, शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल पर, तो रोटेशन इस साइड पर आनी है यहां पर।
जब आप इस साइड पर रोटेशन लेकर आएंगे ना फोर्स की साइड पर, तो ये हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही होगी, शॉर्टेस्ट ऑफ द पॉसिबल एंगल। देन हमारे पास जो रेक्ट थंब होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा, वो रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा टॉर्क की डायरेक्शन को। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहां पर टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम आर को एफ की साइड पर रोटेट कराएंगे थ्रू शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल। मैंने आर की लाइन ऑफ एक्शन पर राइट हैंड फिंगर्स रखी, शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल पर राइट हैंड फिंगर्स को फोर्स की साइड पर कर्ल कर दिया। थंब किस चीज को बता रहा होगा, ये थंब बता रहा है टॉर्क की डायरेक्शन को, और ये अब टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, दैट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते, आपसे पूछा जा सकता था कि इस सिचुएशन पर टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर डिटरमिन कर ली। किस रूल से डिटरमिन की जी, राइट हैंड रूल से। देखिएगा हमारे पास टॉर्क वेक्टर किसके बराबर आया, आर एफ साइन थीटा। ये आर एफ साइन थीटा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है। इस सिचुएशन पर आपको नजर आ रहा है आर और एफ में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या निकलेगी, दैट इज आर एफ। एन यूनिट वेक्टर किस चीज को बता रहा है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। और इसे कैसे डिटरमिन किया हमने, राइट हैंड रूल से। डायरेक्शन क्या निकली, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। एक बात और भी हमें क्लियरली यहां पर नजर आ रही है कि ये जो हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन निकल रही है ना, ये टॉर्क जो है परपेंडिकुलर होगा द प्लेन कंटेनिंग बाय द पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो दैट इज द परपेंडिकुलर आर एंड एफ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, टॉर्क जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है द प्लेन कंटेनिंग बाय द पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स वेक्टर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, तमाम एंगुलर क्वांटिटीज की तरह अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो याद रखिएगा हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, हम कह सकते हैं दैट इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बाय आर एंड एफ। हम कह सकते हैं दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब हुआ, मैंने अभी बोला टॉर्क, एन कैप और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये आपस में पैरेलल होंगे। देखें टॉर्क की डायरेक्शन किससे डिटरमिन हो रही है, एन कैप से। इसका मतलब है टॉर्क और एन कैप तो पैरेलल ही होंगे ना, एक ही लाइन पर होंगे। और हमने कहा टॉर्क होगा किस लाइन पर, लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। तो इसका मतलब हुआ टॉर्क, एन कैप और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा पैरेलल होते हैं, इन द सेम डायरेक्शन होते हैं। एक बात और याद रखिएगा, दिस मींस दैट मैंने अब बोल रहा हूं कि एन कैप, टॉर्क वेक्टर एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑल हैव सेम डायरेक्शंस। और अगर ये सेम डायरेक्शंस में हैं तो एन कैप, टॉर्क वेक्टर एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन always perpendicular to the plane containing by the R and F। एक बात और याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है ना, अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लें किसी ऐसे दो वेक्टर्स के दरमियान जिनके दरमियान एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री, तो आंसर क्या निकल आता है, 0। यही प्रॉपर्टीज को जरा ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब है आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए टॉर्क वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर से लेना है या टॉर्क वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फोर्स वेक्टर से लेना है। हमने क्या बोला, टॉर्क जो है पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, टॉर्क जो है फोर्स के भी परपेंडिकुलर है, और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो कॉस ऑफ 90 किसके बराबर होता है, 0। तो आंसर किसके बराबर निकलना चाहिए था, 0 के। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ना, एन कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं फोर्स वेक्टर से, या इसका डॉट प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं पोजीशन वेक्टर से, तो फिर भी आंसर किसके बराबर निकलेगा, 0 ही के बराबर निकलेगा। बिकॉज हमने कहा था ये एन कैप भी परपेंडिकुलर होगा द प्लेन कंटेनिंग बाय द आर एंड एफ के। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना होगा। कुछ कन्वेंशन होती हैं डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क के अकॉर्डिंगली, वो भी याद रखिएगा। कन्वेंशन अबाउट टॉर्क, देखे ना, लेट्स सपोज मेरे पास एक रॉड है, हम यहां पर इसको फिक्स कर देते हैं ताकि ये आसानी से इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम सके। जिस पॉइंट के इर्द गिर्द कोई ऑब्जेक्ट, कोई रिजिड बॉडी घूम सके, उसे हम कहते हैं ये इसका पिवट हो गया। देखिए लेट्स सपोज मैं ये फोर्स लगाता हूं यहां पर F1, तो ऑब्वियसली फोर्स अगर लग रही है तो ये फोर्स इसे घुमा सकती है, रोटेट करवा सकती है। किस डायरेक्शन में, तरीकेकार सिंपल होता है, आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को पकड़कर
पिवट की साइड पर शॉर्टेस्ट एंगल से घुमा दिया करें तो आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी। इसका मतलब है ये इसे किस डायरेक्शन में घुमा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब आने वाला टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क की कन्वेंशन ये है कि उसे नेगेटिव लिया जाता है। बेसिकली हम इसे बोलते हैं द टॉर्क ड्यू टू द क्लॉकवाइज रोटेशन, लेकिन जनरली हम आमतौर पर इसे क्लॉकवाइज टॉर्क भी बोल देते हैं। सिमिलरली अगर मैं फोर्स F2 लगा देता तो ये इसे किस तरह से घुमा देती, लाइक दैट। ये अब इसमें कौन सी डायरेक्शन ऑफ मोशन लेकर आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब हुआ हमने कहा द टॉर्क ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन एज पॉजिटिव। आप इसे सिंपली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी बोल सकते हैं, और हम इसे कैसे कंसीडर करते हैं, कन्वेंशन इसकी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखनी है, ये भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। कुछ पॉइंट जो सिंपल से इस फॉर्मूला से हमें पता लग रहे हैं कि जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है वो RF sin थीटा होगा, तो हम थीटा की वेरिएशंस चेक कर लेते हैं। देखें, अगर थीटा है 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, मतलब किन के दरमियान एंगल डिस्कस कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के दरमियान। इन अदर वर्ड्स हमने कहा अगर पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर जो हैं वो आपस में पैरेलल हो जाएं या एंटी पैरेलल हो जाएं, तो उस वक्त RF sin ऑफ 0 या RF sin ऑफ 180 किसके बराबर निकलेगा, 0 के। तो टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो टॉर्क 0 नहीं होगा, नल वेक्टर के बराबर आएगा। टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। मैंने ये बोला कि अगर मैं ये फोर्स यहां पर एक तीसरी फोर्स इस तरह से लगाता, ये F3 है, ये फोर्स किस में से पास कर रही है, पिवट पॉइंट में से। एक्चुअली ये अब पोजीशन वेक्टर के साथ क्या हो गई है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, उसी लाइन पर आ गई ना। तो दैट्स व्हाई अब इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो टॉर्क की मिनिमम वैल्यूज कब मिलेगी, जब R एंड F आपस में पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through the pivot, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through the pivot, उस वक्त भी टॉर्क की मैग्नीट्यूड किसके बराबर निकलती है, 0 के, जबकि टॉर्क किसके बराबर होगा, नल वेक्टर के बराबर होगा। सिमिलरली अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, अगर R वेक्टर एंड F वेक्टर आपस में हो गए परपेंडिकुलर, तो उस वक्त जो टॉर्क निकलता है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर हम मैग्नीट्यूड से कंसर्न रखें तो वो सिंपल पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द फोर्स मैग्नीट्यूड से लिया जा सकता है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यूज है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, ये टॉर्क मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, जब R और F आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। जैसे इस सिचुएशन पर हमने डिस्कस किया था, R और F में कितना एंगल बना था, 90 डिग्री। तो टॉर्क की वैल्यूज क्या निकलेगी, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, RF sin ऑफ 90, और sin ऑफ 90 किसके बराबर होता है, 1 के। तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, दैट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द R एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स वेक्टर। इस तरह से कुछ थीटा की वेरिएशन से अगले बोर्ड पर जाकर हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। देखिएगा, आपको थीटा की वेरिएशंस का पता होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ एंगल्स की जो वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको साइन वैल्यूज और कॉस वैल्यूज का पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर साइन की वैल्यूज क्या होगी, कॉस की वैल्यूज क्या होगी। और अगर साइन कॉस की वैल्यूज पता है तो आपको टेंजेंट एंगल्स भी पता हो सकते हैं। देखिए, साइन ऑफ 0 क्या होता है, 0। साइन ऑफ 30 क्या होता है, 1/2, और 1/2 को आप 0.5 से भी याद रख सकते हो। साइन ऑफ 45 क्या होता है, 1/√2, और 1/√2 जो होता है ना वो 0.707 होता है, हम इसे रफली 0.7 भी लिख सकते हैं। साइन ऑफ 60 क्या होता है, दैट इज 3√2, और अगर हम 3√2 की वैल्यूज लें तो ये 0.866 भी लिखी जा सकती है। साइन ऑफ 90 क्या होता है, 1। इस तरह से कॉज एंगल्स भी ये आपके पास पता होने चाहिए कि इन एंगल्स के लिए कॉज की वैल्यूज क्या होगी। देखिए, सिंपल इज दैट, अगर आपको ये साइन वाला टेबल याद है तो इसी को रिवर्स कर दें। मतलब कॉज ऑफ 0 क्या होगा, यहां से वैल्यूज लिखें 1,
कॉज ऑफ 30 क्या होगा, अगली वैल्यूज क्या थी 300√2 जिसे आपने 0.866 भी लिखा जा सकता है। कॉज ऑफ 45 क्या होगी, अब ये वैल्यूज लिखेंगे तो 1/200 जिसे 0.7 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है थीटा 45 पर साइन और कॉज की वैल्यू सेम हो जाती हैं। कॉज ऑफ 60 क्या होगा, तो अब ये वैल्यूज लिखेंगे 1/2 जिसे 0.5 लिखा था। कॉज ऑफ 90 क्या होगा, दिस वन इज 0। तो डेट्स वाई आपको अगर साइन का टेबल याद है तो आप कॉज का टेबल आसानी से याद कर सकते हो। टेंजेंट भी इसी तरह से, टेंजेंट एंगल किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉज के। तो आप इन दोनों को डिवाइड करती जाइएगा तो टेंजेंट की वैल्यूज आ जाएगी। जैसे टेंजेंट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0/1 0। टेंजेंट ऑफ 30 क्या होगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 300√2 डेट इज 1/300 आएगा, तो डेट्स ऑलमोस्ट 0.6 हो जाएगा, 0.588। टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री क्या होगा, जब एक जैसी वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा 1। टेंजेंट ऑफ 60 क्या होगा, 300√2 डिवाइडेड बाय 1/2 तो आंसर 300 निकल आएगा, डेट इज 1.7। टेंजेंट ऑफ 90 क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता है, तो इन्फिनिटी। तो ये टेंजेंट ऑफ 90 की वैल्यूज निकल आएगी। ये टेबल अगर आपको याद होगा तो एमडी कैट में आने वाले किसी भी कॉन्सेप्ट से, जैसे मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट था, जैसे हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे टॉर्क का कॉन्सेप्ट है, इसमें एंगल की वेरिएशन से आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं रहेंगे। देखिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपसे क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स इज 30 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। हमने सिर्फ वैल्यू ऑफ द टॉर्क पूछी है, डायरेक्शन के कॉन्सर्न मैटर को आगे जाकर डिस्कस करते हैं। तो वैल्यू ऑफ टॉर्क किसके बराबर होगी, अब देखें टॉर्क किसके बराबर होना चाहिए, डेट इज द RF साइन थीटा। एंगल कितना बना इनके दरमियान 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 किसके बराबर होता है 1/2 के। इसका मतलब है आप इसे RF/2 लिख सकते हैं, ये साइन ऑफ 30 1/2 हो जाएगा ना। और RF को क्या लिखा था, मैक्सिमम टॉर्क, इसका मतलब है आप इसे हाफ ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क भी कह सकते हैं। तो डेट्स है, अगर आपको एंगल दे दिया जाए और आपको ये टेबल याद है तो आप इससे आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हो। देखो बात को ऐसे भी कहा जा सकता था कि किस एंगल के ऊपर जो टॉर्क है वो 300√2 मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा कौन सा एंगल है किसके दरमियान, R और F के दरमियान, जब जो टॉर्क की वैल्यूज निकलेगी ना वो अपनी मैक्सिमम वैल्यूज का 300√2 निकलेगी। तो पता लग गया किस एंगल पर ऐसा हो सकता है, डेट इज 60 डिग्री। तो एंगल क्या निकलना चाहिए 60 डिग्री। तो डेट्स अगर ये टेबल याद है तो आप आसानी से इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आप अपने तौर पर प्रैक्टिस के तौर पर ये एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। देखिए बुक में एक फिगर दी गई है, फिगर को जरा थोड़ा फोकस कीजिएगा। हम सिंपल टॉर्क कैलकुलेट करने के पैरामीटर्स तय करना चाह रहे हैं। एक रिजिड बॉडी है हमारे पास, इस रिजिड बॉडी पर ये पिवट है इसका, यहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। तो डेट्स इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, डेट इज R। मैंने अभी बोला जो R है वो पिवट से, ओरिजिन से आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अब हमने टॉर्क कैलकुलेट करना है। हम अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसर्न मैटर पर चल रहे हैं, तो हमें टॉर्क की मैग्नीट्यूड कैसे लेनी पड़ेगी। हमें पता है टॉर्क की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, डेट इज द मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय द फोर्स। मोमेंट आर्म कौन सा डिस्टेंस था, जो फोर्स के परपेंडिकुलर होगा या जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो अभी हमें नजर आ रहा है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री तो नहीं बन रहा इस वक्त R और F में। अगर मैं R की लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दूं तो ये एंगल क्या बनेगा, डेट इज थीटा। मैंने अभी राइट हैंड रूल अप्लाई करते हुए बोला कि दो वेक्टर्स के दरमियान जब हम एंगल तय करेंगे तो उनकी टेल्स मिली हुई होनी चाहिए। तो डेट्स वाई ये एंगल इनके दरमियान नहीं बता रहा, बल्कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल ये वाला है। करने का तरीकेकार क्या होगा, देखें अगर R और F या कोई भी दो वेक्टर ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, तो करने का तरीकेकार क्या होता है, हम इनमें से किसी एक वेक्टर के कंपोनेंट्स बना लेते हैं। आपको पता है जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे उसमें एक कंपोनेंट पहले वाले वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा, अलोंग हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट पहले वाले वेक्टर से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हमारा काम निस्बतन आसान हो जाएगा। मैं F के कंपोनेंट्स बनाता हूं। तो कंपोनेंट्स बनाने का आसान तरीकेकार क्या है, आप क्या करेंगे, जिस वेक्टर के कंपोनेंट्स नहीं बनाने उसकी लाइन ऑफ एक्शन को
एक्सीड कीजिएगा। अब क्या करेंगे, फोर्स के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। आपको नजर आया कि एक फोर्स का कंपोनेंट इसी लाइन पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जबकि एक फोर्स का कंपोनेंट इस लाइन से परपेंडिकुलर बनता हुआ नजर आ रहा है। जो अलोंग दैट लाइन होगा उसे कॉस कंपोनेंट बोलेंगे, ये एफ कॉस थीटा है। और जो हमारे पास कंपोनेंट जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा, उसे एफ साइन थीटा बोलते हैं। याद रखने वाला आसान सा पॉइंट है, एमडी कैट के स्टूडेंट को अमूमन कंफ्यूजन होती है। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा साइन ऑफ दैट एंगल से रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, तो ये एफ साइन थीटा हो गया। इसका मतलब है कितनी फोर्सेस अब लग रही हैं, दो, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा का टॉर्क क्या होगा, तो आर को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ कॉस थीटा से। एफ साइन थीटा का टॉर्क क्या होगा, आर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर एफ साइन थीटा। अब देखिएगा हुआ क्या यहां पर, एफ कॉस थीटा किस लाइन पर है, आर वाली लाइन पर। अभी हमने कहा अगर फोर्स की जो लाइन है वो पिवट से पास कर जाए, या फोर्स जो है वो पोजीशन वेक्टर वाली लाइन पर आ जाए, या इनके दरमियान एंगल जीरो बन जाए, तो उसका टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। तो यही सिचुएशन है जी, ये फोर्स की लाइन पिवट में से ही पास कर रही है, तो डेट्स वाई इसका तो टॉर्क नहीं निकलेगा। इसका मतलब है टॉर्क सिर्फ किस वजह से आ रहा है, एफ साइन थीटा की फोर्स की वजह से। तो डेट्स वाई टॉर्क की वैल्यूज क्या लिखी जाएगी, आर एफ साइन थीटा। अच्छा, अब इसका ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं। यही हमारे पास बॉडी थी, ये इसका पोजीशन वेक्टर था, ये इसका पिवट पॉइंट है, और यहां पर इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है इस दिस डायरेक्शन में। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते ये हैं कि अब हम आर पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स बना लेते हैं। देखिए करने का तरीकेकार क्या होगा, देखिए किसके कंपोनेंट्स बनाने हैं, आर के। तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सीड कीजिएगा आर के फ्री एंड से। अब इसकी टेल फ्री है ना, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, आसान मेथड यही है। अब देखिएगा एक आर का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में निकल रहा है, एफ वाली डायरेक्शन में। आप इसे क्या बोलेंगे, जो अलोंग कंपोनेंट होते हैं ना, सेम डायरेक्शन में होते हैं, उसे कॉस कंपोनेंट कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉस कंपोनेंट कहलाएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये एफ की लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसे क्या बोलेंगे, साइन कंपोनेंट। तो ये आर साइन थीटा होगा। पहली वाली बात दोबारा रिपीट हो रही है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा साइन कंपोनेंट होती है, तो ये आर साइन थीटा हो गया। अच्छा, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली भी चल सकते थे, जैसे बुक में फिगर बनी हुई है, देखिए ना, आर कॉस थीटा है तो ये लाइन भी आर कॉस थीटा होगी, ये आर साइन थीटा है तो ये वाली लाइन भी क्या होगी, आर साइन थीटा होगी। आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि ये आर कॉस थीटा और फोर्स पैरेलल है। दिस मीन्स दैट आर कॉस थीटा का जो टॉर्क निकलेगा वो जीरो होगा। अभी हम बार बार डिस्कस करके आ रहे हैं ना कि अगर ये पैरेलल हो गए तो आंसर क्या निकलेगा, टॉर्क का जीरो निकलेगा। इसका मतलब है टॉर्क कौन सी चीज प्रोड्यूस कर रही होगी, आर साइन थीटा, बिकॉज आर साइन थीटा फोर्स के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब टॉर्क की मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गई, आर साइन थीटा इंटू फोर्स। तो वन एंड सेम आंसर आ गया ना, बस अ लिटिल बिट डिफरेंस है। देखें यहां पर फोर्स कितनी लग रही है इस सिचुएशन पर, एफ साइन थीटा। मोमेंट आर्म क्या है, आर, दैट इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पिवट। तो डेट्स है, अब यहां पर मोमेंट आर्म आर है, फोर्स एफ साइन थीटा। यहां पर फोर्स कितनी लग रही है, एफ। अब मोमेंट आर्म क्या है, आर साइन थीटा। तो ये लिटिल बिट वेरिएशन थी, इसके अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको फिलहाल फार्मूला तो एक जैसा ही नजर आ रहा है, डेट इज आर एफ साइन थीटा। देखें इस सिचुएशन पर, देखें ये फोर्स है और इनके दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आर साइन थीटा अब क्या बन जाएगा, अब मोमेंट आर्म बनेगा। तो मोमेंट आर्म अब आर नहीं रहा, आर पोजीशन वेक्टर है। तो डेट से मैंने बोला कि मोमेंट आर्म को तय करना आपको आना चाहिए, उसी के लिए ये मैंने एग्जांपल डिस्कस की थी। एक एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं ताकि हम इसके अलावा भी एक वेरिएशन से टॉर्क कैलकुलेट करना सीख सकें। फर्स्ट ईयर में क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर आए, हम उसी को देखते हैं। देखें हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एफ दे दी गई आपके पास, that is I cap minus 2j cap passes through a point whose position vector भी दे दिया गया minus j cap plus k cap. What is the torque about that origin? आपने ये टॉर्क की वैल्यूज बतानी है, क्या लेनी होगी, कैसे लेनी होगी। तो टॉर्क कैसे लेंगे,
दैट इज द आर क्रॉस एफ। ये फॉर्मूला आप सबको पता है। और जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो हम उसका डिटर्मिनेंट बनाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आसान तरीकेकार हो गया ना। देखें हमने डिटर्मिनेंट बनाया, पहली रो किसकी लिखी, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब दूसरी रो में क्या करना है, आर वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखने हैं, गलती नहीं करनी। दूसरी रो में पहले वेक्टर्स के कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, आई कैप नहीं है 0, माइनस जे कैप का मतलब है वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा -1, प्लस के कैप का मतलब है जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा +1। तीसरी रो में हम किसके कंपोनेंट लिखेंगे, दूसरे वेक्टर के, मतलब फोर्थ वेक्टर के। आई कैप इसका मतलब है एक्स कंपोनेंट क्या है 1, -2 जे कैप, वाई कंपोनेंट क्या है -2, के कैप का फैक्टर नहीं था तो वो हो गया 0। सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है जी, अब हम सॉल्व इसे कैसे करेंगे, तो टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, 1 बाय 1 यूनिट वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं ना, पहले आई कैप को सॉल्व करते। अगर आई कैप को सॉल्व करना है तो हमने क्या करना होगा, ये वाली लाइन को हम इग्नोर कर देंगे। अब आपको नजर आ रहा है कि ये 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट बन रहा है, और 2 बाय 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखें हमने पहले इसे मल्टीप्लाई करना होगा, -1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। सेकंड नंबर पर हम इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 -2 क्या हो जाएगा -2, और इन दोनों के दरमियान एक फॉर्मूला का माइनस भी लगेगा। फिर हम किसको सॉल्व करेंगे, सेकंड यूनिट वेक्टर को। अब सेकंड यूनिट वेक्टर क्या है -j कैप। पहले यूनिट वेक्टर को सॉल्व करते हुए इसके साथ कौन सा साइन लगाया, प्लस का। सेकंड यूनिट वेक्टर को सॉल्व करते हुए इसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। अब हम किसको इग्नोर करेंगे, इस वाली लाइन को। दिस मीन्स दैट 0 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा 0, फॉर्मूला का माइनस लगेगा, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा। तीसरा यूनिट वेक्टर आ गया प्लस आई कैप माइनस जे कैप, और तीसरा यूनिट वेक्टर भी क्या लिया जाएगा, प्लस के साथ सॉल्व किया जाएगा। ये वाला कॉलम इग्नोर्ड हो गया। अब क्या किया हमने, इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या निकल आया, डेट इज 0, फॉर्मूला का माइनस लगा। 1 और -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या निकल आएगा -1। तो अब आंसर क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस 2, तो 2 आई कैप माइनस इंटू माइनस प्लस जे कैप माइनस इंटू माइनस प्लस के कैप। तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज निकल आई। मैं दोबारा बात को समझा देता हूं। देखो जब आई कैप को सॉल्व करना होगा क्या करना होगा, इसके नीचे वाला कॉलम इग्नोर कर देंगे, बाकी 2 बाय 2 डिटर्मिनेंट को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। ये 1 0 इंटू 0 और -2 1, -2 हुआ, फॉर्मूला का माइनस लगेगा। सेकंड यूनिट वेक्टर को सॉल्व करते हुए इसके साथ माइनस का साइन लगेगा। अब ये वाली लाइन इग्नोर हो जाएगी, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में नेगेटिव का साइन आएगा। तीसरा यूनिट वेक्टर आ गया, आप ये वाली लाइन इग्नोर कर दीजिएगा, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, और 1 -1 है, और ये यहाँ पर माइनस का साइन फॉर्मूला का लग गया। माइनस इंटू माइनस +2 हो गया, 2 आई कैप, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस जे कैप, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस के कैप। तो ये आपके पास टॉर्क की वैल्यूज निकल आई। क्या ये टॉर्क की वैल्यूज है, कतई नहीं, ये टॉर्क का वेक्टर निकल आया। अगर आपसे कहा जाता टॉर्क का मैग्नीट्यूड लेना है तो आप कैसे लेते, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना पड़ता, वही बात, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट भी लेना पड़ता। तो डेट्स से क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। अगर तो कहा जाए टॉर्क अबाउट ओरिजिन क्या होगा, तो ये निकल आया, और कहा जाता टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो फिर हम इसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास है टॉर्क किसके बराबर है जी, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स। क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव होता है। आर क्रॉस एफ को एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है। okay? अच्छा अब देखिएगा, अगर आपसे ये कहा जाए कि हम पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, वेक्टर अलजेब्रा में आपको पता होता है ना कि नेगेटिव का साइन किसको बताता है, अपोजिट डायरेक्शन को। अगर हम सिर्फ पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते
और अब क्रॉस प्रोडक्ट लेते फोर्स के साथ, तो क्या फर्क पड़ता? देखें, टॉर्क की मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, ये तो सेम रहनी थी, लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन रिवर्स हो जानी थी। अब यहां पर डायरेक्शन रिवर्स हो गई या चेंज हो गई, और अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो उसे आप इक्वल वेक्टर्स नहीं बोलते, वो सेम वेक्टर्स नहीं होते। तो दैट्स व्हाई मैंने इसे टॉ प्राइम से रिप्रेजेंटेशन दे दी। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी, डायरेक्शन बदल जाएगी। okay? लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन दिया जाता कि आपने पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर दिया, आपने फोर्स की डायरेक्शन को भी रिवर्स कर दिया, अब बताएं क्या फर्क पड़ेगा टॉर्क पर? तो ना ही टॉर्क की मैग्नीट्यूड चेंज करेगी, ना ही टॉर्क की डायरेक्शन चेंज करेगी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये वंस अगेन आर क्रॉस एफ से ही लिखा जा सकता है, तो डायरेक्शन भी क्या रहेगी? वो सेम ही रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इस क्वेश्चंस के लिए भी ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई एक वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है तो मैग्नीट्यूड पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, किस पर फर्क पड़ेगा? डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अब ना मैग्नीट्यूड पर फर्क पड़ेगा ना डायरेक्शन पर फर्क पड़ेगा। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है? हम टॉर्क की फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स। हमारी बुक में लफ्ज काउंटर पार्ट भी लिखा हुआ है, दोनों बातें याद रखिएगा। टॉर्क एनालॉगस टू फोर्स होता है या टॉर्क काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स होता है। इट प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज द फोर्स प्ले इन द लीनियर मोशन। फोर्स जो काम लीनियर मोशन में कर रही है ना, वही काम टॉर्क एंगुलर मोशन में करता है। एनालॉगस या काउंटर पार्ट का मतलब तो यही हुआ ना, मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स प्रोड्यूस द एक्सेलेरेशन। तो हमने कहा जो फोर्स है वो किस चीज को प्रोड्यूस कर रही है? एक्सेलेरेशन को। कौन सा एक्सेलेरेशन? लीनियर एक्सेलेरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? टॉर्क किसे प्रोड्यूस करेगा? एंगुलर एक्सेलेरेशन को। तो टॉर्क किसको डिटरमिन करता है? टॉर्क किसको प्रोड्यूस करता है? एंगुलर एक्सेलेरेशन को। ये बात आपने याद भी रखनी है। देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? F इज ma, तो इसको हम टॉर्क की टर्म में कैसे लिखेंगे? F का एनालॉगस टॉर्क लगा दिया, m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, और a की जगह अल्फा, वेयर अल्फा इज एक्चुअली द एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो ये आपके पास नया रिजल्ट बन गया। ये भी हमने फोर्स वाले एनालॉगस या काउंटर पार्ट से ही डिराइव किया है वर्ड। देखें इसका मतलब हुआ यहां पर तीन वेरिएबल्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली बातें डिस्कस कर लेते हैं। अगर दो बॉडीज पर दो टॉर्क इस तरह से लग रहे हैं कि उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो आई और अल्फा की रेशो क्या होगी? देखें अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है आई और अल्फा आपस में क्या हो जाएंगे? इनवर्स रिलेशन में। इसका मतलब हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो रेशो होगी वो इनवर्स रेशो होगी उनके एंगुलर एक्सेलेरेशन। मतलब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या निकलेगा? वो कम निकलेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अच्छा अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, अगर अल्फा कांस्टेंट ले लिया जाता, मतलब हम कहते हैं कि दो बॉडीज पर टॉर्क लग रहा है सच दैट उन दोनों बॉडीज के ऊपर जो एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट है, वो सेम है, एक जैसा है। तो अब क्या होगा? ये कांस्टेंट हो गया, टॉ और आई में कौन सा रिलेशन निकल आया? डायरेक्ट। इसका मतलब हुआ दो बॉडीज के दरमियान जो टॉर्क की रेशो होगी वो इक्वल होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशो के। देखिए ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे भी जा सकते हैं, दैट्स व्हाई मैंने ये कुछ फॉर्मूलाज भी लिख दिए। चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1, रॉड। थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 1/12 ml²। हुप या रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इसे रिंग भी बोला जा सकता था ना, mr²। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 1/2 mr²। आप डिस्क की बजाय से सिलेंडर भी बोल सकते हो। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr²। आपसे देखो ना, सिंपल ये क्वेश्चन हो सकता था कि लेट्स सपोज हमारे पास एक हुप है, एक डिस्क है ऑफ सेम मैस एंड रेडियस। हम उस पर दो टॉर्क इस तरह से अप्लाई करते हैं कि दोनों का एंगुलर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट था। आप बता दें टॉर्क्स की रेशो क्या होगी? तो क्या होगी टॉर्क की रेशो? टॉ1/टॉ2 किसके बराबर निकलेगा? I1 हुप
mr² डिवाइडेड बाय I2 डिस्क हाफ mr²। तो आंसर क्या निकल आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया तो 2/1। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज पता थी तो ये कैलकुलेशन करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। एक बात और याद रखिएगा, जैसे हम पढ़ते हैं ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, हम कहते हैं द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसी का हम एनालॉग बना सकते हैं। क्या होगा जी एनालॉग, टॉर्क इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब मोमेंटम की जगह हम क्या लफ्ज लिख देंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो हमने कहा टॉर्क इज एक्चुअली इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखें अब एक बात क्लियर है, टॉर्क जीरो हो जाए, फोर्स लग ही नहीं रही हो, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब है टॉर्क जीरो होने का मतलब है एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंगुलर एक्सेलेरेशन जीरो है, आप इस इक्वेशन के मुताबिक ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब है डेल्टा एल भी जीरो होगा, एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। आप ये भी कह सकते हो ओमेगा जीरो है। देखे ना अल्फा कब जीरो होगा, या तो बॉडी रेस्ट पर होगा या रोटेट कर रहा होगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, तो ओमेगा या तो जीरो होगा या ओमेगा क्या लिया जाएगा, कांस्टेंट। जबकि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आना चाहिए था, वो जीरो के बराबर आना चाहिए था। तो ये कुछ पैरामीटर्स आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने। यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है, लेट्स सपोज आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक पार्टिकल था, उसका एंगुलर मोमेंटम L था, 10 सेकंड्स के बाद उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो 5L हो गया है। आप बता दें टॉर्क की वैल्यूज क्या होगी, तो क्या होगा जी टॉर्क, आपने एंगुलर मोमेंटम का चेंज लेना है तो फाइनल वैल्यूज माइनस इनिशियल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टाइम से डिवाइड कर देना है, कितनी देर में ये चेंज आया, 10 सेकंड में। तो आंसर क्या निकल आएगा, 4/10L, और ये 0.4L भी हो सकता है, वेयर L एंगुलर मोमेंटम है, और अगर इसकी वैल्यूज गिवन हो तो हम अप्लाई करके मैग्नीट्यूड में भी आंसर दे सकते हैं। जी अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं रिलेशन ऑफ टॉर्क विद अदर फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज। किसी और फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हम टॉर्क का रिलेशन देखना चाह रहे हैं। ये हम इसलिए देखना चाह रहे हैं ताकि अगर इसके अकॉर्डिंगली कोई क्वेश्चन आए तो हमें ये रिलेशंस का पता होना चाहिए अच्छी तरह से। आप सबको पता है वर्क किसके बराबर होता है, डेट इज FD cos ऑफ थीटा। अच्छा इस सिचुएशन पर देखिएगा वर्क, अब थीटा क्या एंगल बनेगा, वर्क के लिए हम प्रॉपर एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। देखिए लेट्स सपोज एक पार्टिकल है, वो A पॉइंट से मूव करके B पॉइंट पर चला गया, ये इसके रेडियस वेक्टर्स हैं, ये रेडियस है और ये एंगल इनके दरमियान, दो रेडियस के दरमियान बन रहा है, डेट इज द थीटा। अगर हम फोर्स इसके अलोंग द टेंजेंट लगा दें तो अब आपका पास वर्क की वैल्यूज क्या होगी। देखिए अब वर्क किसके बराबर निकलेगा, फोर्स किसके अलोंग है, टेंजेंट के अलोंग। आपने एंगल कौन सा लेना होता है, फोर्स और डिस्टेंस के अलोंग, और यहां पर A से B तक मूव करते हुए जो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होगा वो भी किसके अलोंग लिया जाएगा, अलोंग द टेंजेंट ही लिया जाएगा। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, अगर ये पैरेलल हो गए तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो डेट्स वाई हमारे पास अब वर्क किसके बराबर आ जाएगा, FS के। S किसके बराबर होता है जी, R थीटा के। अगर S R थीटा के बराबर है, मैं यहां पर R थीटा रिप्लेसमेंट दे दूं S की जगह पर, तो F R थीटा लिखा गया। F इंटू R किसके बराबर होगा, टॉर्क के। तो डेट्स वाई रोटेशनल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ थीटा। ये याद रखिएगा, कभी आपसे वर्क दे दिया जाए, थीटा की वैल्यूज दे दी जाए और आपसे टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो ये वर्क बाय थीटा हो जाएगा। सिमिलरली एक फॉर्मूला बनेगा टॉर्क एंड पावर के मतलब, ठीक है, पावर किसके बराबर होती है, वर्क बाय टाइम। ये हमारे पास सिंपल सा एक्सप्रेशन है। अगर मैं वर्क की वैल्यू यहां पर लगा दूं टॉ थीटा, तो रोटेशनल पावर किसके बराबर आ जाएगी, टॉ थीटा बाय टाइम के। थीटा बाय टाइम किसके बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी के, ओमेगा के। तो रोटेशनल पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, टॉ इंटू ओमेगा। दिस मींस दैट आपसे कहा जाए कि टॉर्क कैलकुलेट करना है और आपको पावर की वैल्यूज दे दी गई हो, एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन हो, तो आप पावर को एंगुलर वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो आप टॉर्क की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में ना जनरली एक स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन इस तरह से है कि लेट्स सपोज एक पार्टिकल पॉइंट A से पॉइंट B पर मूव कर रहा है, ये इस पर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो अब वर्क डन क्या होगा। ये तो बात हम पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में बार बार पढ़ी कि इस वक्त वर्क की वैल्यूज क्या होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अपनी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर्ड होगा ना वो किसके लॉन्ग लिया जाएगा, टेंजेंट के लॉन्ग। उनके दरमियान कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री।
और cos ऑफ 90 किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है, तो डेट से तो वर्क 0 होगा। तो स्टूडेंट कहते हैं इधर आपने वर्क कैसे कैलकुलेट कर लिया। देखिए बच्चे मैंने इसलिए बात की कि यहाँ पर अब हमने फोर्स अलोंग द टेंजेंट लगाई है, मैंने इसमें कतन टूवर्ड्स द सेंटर या सेंटीपिटल फोर्स का जो है डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। इस सिचुएशन पर याद रखिएगा टॉर्क भी जो है ना वो 0 ही होता है, क्योंकि फोर्स और पोजीशन वेक्टर सेम लाइन पर आ जाएंगे। जब ये सेम लाइन पर होंगे तो इस सिचुएशन का टॉर्क जो होगा वो 0 ही लिया जाता है। देखें अब हम R और F में डिफरेंट वेरिएशन ऑफ एंगल के अकॉर्डिंगली टॉर्क की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। देखिए लेट्स सपोज आपसे कहा जाए कि ये हमारे पास इस तरह से है कि एक रॉड रखा हुआ है हमने, यहां पर पिवट पॉइंट है, O पॉइंट पर, पॉइंट P पर मैं फोर्स लगा रहा हूं सच दैट दैट फोर्स मेक एन एंगल अल्फा विद द परपेंडिकुलर। अब बताएं टॉर्क की वैल्यूज क्या होगी। देखें ये बात तो हम कैलकुलेट कर आए, हमने कहा कि अगर ये पिवट पॉइंट है, ये पॉइंट P है जहां पर ये फोर्स लग रही है, तो ये R और F के दरमियान ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। इस सूरत में हमने कहा था कंपोनेंट्स बना लेते हैं F के। F का एक कंपोनेंट्स बनेगा R के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट बनेगा R की डायरेक्शन में। थीटा के सामने वाला हमने कहा था जो कंपोनेंट होता है वो साइन कंपोनेंट होगा, तो ये F साइन थीटा हो गया। तो डेट्स व्हाई टॉर्क की वैल्यूज क्या आ जाएगी, RF साइन थीटा। ये बातें तमाम स्टूडेंट के जहन में बहुत अच्छी तरह से प्रिंट होती हैं, तो डेट्स व्हाई फौरन से पहले आंसर साइन वाला कंपोनेंट ढूंढा जाता है। देखिए यहाँ पर यही लिटिल बिट वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है, हमने ये बोला कि ये जो एंगल दिया गया है ना ये F का परपेंडिकुलर के साथ दिया गया, F का पोजीशन वेक्टर या OP लाइन के साथ एंगल नहीं दिया गया है। तो डेट्स व्हाई सबसे पहले तो हमें यहां पर कोई एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा जो OP लाइन या पोजीशन वेक्टर और फोर्स के दरमियान बनेगा। या अगर हम इसे इसी तरह से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमें F के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। ये एक F का कंपोनेंट बनेगा और ये दूसरा F का कंपोनेंट बन गया हमारे पास। देखें एंगल के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है, साइन कंपोनेंट। तो ये F साइन ऑफ अल्फा, एंगल अल्फा दिया गया था ना, ये कंपोनेंट क्या होगा, दैट इज द F कॉज ऑफ अल्फा। अब आपको नजर आ रहा है इस लाइन के ये F साइन ऑफ अल्फा तो पैरेलल हो गया, और अगर फोर्स पोजीशन वेक्टर के साथ पैरेलल हो जाए, थीटा 0 डिग्री बना ले, तो उसका टॉर्क तो 0 निकलता है। तो डेट्स व्हाई अब इस फोर्स का टॉर्क क्या निकलेगा, ये तो 0 निकलेगा। तो टॉर्क कौन सी फोर्स प्रोड्यूस कर रही होगी, F कॉज ऑफ अल्फा, बिकॉज ये 90 डिग्री के साथ है इस लाइन के साथ। डेट्स व्हाई अब टॉर्क की वैल्यूज क्या हो जाएगी, डेट इज द OP लाइन, जिसे आप R कह सकते हो, आप इसकी लेंथ को L भी कह सकते हैं, आप OP ले सकते हैं, इनटू द F कॉज ऑफ अल्फा। तो अब ये एक्सप्रेशन करेक्ट होगा। देखें कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन बदली हमने, फोर्स का एंगल हमने पोजीशन वेक्टर की बजाय फोर्स का एंगल परपेंडिकुलर लाइन के साथ दे दिया, तो साथ ही हमारे पास पैरामीटर भी बदल गए, टॉर्क की वैल्यूज भी बदल गई। तो यहां पर इसलिए एंगल पर खास तौर पर आपको फोकस करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने एग्जैक्ट ऑप्शंस को ढूंढना होगा। देखिएगा ये हमारे पास एक क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में, MCQs है, ये UHS के पेपर में MCQs के तौर पर पूछा भी जा चुका कि ये आपके पास एक रॉड है, लेट्स सपोज ये उसका पिवट पॉइंट है, यहां पर P पॉइंट पर फोर्स लग रही है सच डेट ये लेंथ L ली गई है, फोर्स इस तरह से लग रही है और ये एंगल दिया गया, डेट एंगल इज द अल्फा, और ये एंगल बता दिया गया थीटा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया टॉर्क विल बी मैक्सिमम, आपने फोर्स, लेंथ और थीटा की वेरिएशन बतानी है। आप सबको पता है टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है RF साइन ऑफ थीटा के। यहां पर इसकी जगह पर हम L लिख देते हैं, तो ये LF साइन थीटा। देखें बात क्लियर है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप ये मोमेंटम जितना बड़ा करते जाएंगे ऑब्वियसली उतना हमारे पास टॉर्क की वैल्यूज क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दिस मींस दैट इसकी वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी, लार्ज। ये भी क्लियर है। टॉर्क और फोर्स में भी कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। दैट्स व्हाई अब यहां पर भी ये क्लियर है कि अगर आपको टॉर्क की मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है, मैक्सिमम करना है, तो फोर्स को भी क्या करना पड़ेगा, लार्ज करना पड़ेगा, फोर्स की वैल्यूज को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगला कंफ्यूजन पॉइंट है स्टूडेंट, यहीं से धोखा खाते हैं, यहीं से ट्रैप में आते हैं। टॉ और साइन थीटा डायरेक्ट रिलेशन, साइन 0 0, साइन 90 1, तो थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा साइन की वैल्यूज बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है स्टूडेंट कहेंगे कि यहां पर थीटा भी लार्जर करना पड़ेगा। तो बात अब देखिएगा हमारे पास एक्सप्रेशन कैसे दिया गया है,
हम इस वक्त इस रिलेशन के साथ हमने अल्फा वेरिएशन के साथ डिफरेंशिएशन देनी है। अभी हमने बोला टॉ किसके बराबर निकलेगा, आर एफ कॉज ऑफ अल्फा के, या डेट इज एल एफ कॉज ऑफ अल्फा। दिस मीन्स डेट ये थीटा बढ़ाने का मतलब है कि आप इस फोर्स को इधर लेके जा रहे होगे। आर और एफ के दरमियान एंगल क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर ये एंगल बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस सिचुएशंस के ऊपर होना क्या है, हमारे पास टॉर्क बढ़ना चाहिए। तो अगर तो यहां पर ये थीटा मेंशन किया गया था तो बिल्कुल क्लियर कि ये यहां पर क्या करना पड़ेगा, लार्ज करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट किया जाएगा कि व्हाट अबाउट द अल्फा एंगल। देखें क्लियर है, अगर आप ये वाला एंगल थीटा बढ़ाना चाह रहे हैं तो एफ फोर्स इस साइड पर मूव कर रही होगी टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर। इसका मतलब है परपेंडिकुलर और फोर्स के दरमियान एंगल पहले से क्या कर रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो टॉर्क को मैक्सिमम करना है तो अल्फा एंगल को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह से पूछा गया था कि टॉर्क मैक्सिमम लेना है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ फोर्स लेंथ एंड दिस एंगल अल्फा। आप इसे थीटा से भी मार्क कर सकते थे। अगर तो डायरेक्टली इस लाइन और फोर्स के दरमियान एंगल दिया गया होता तो फिर तो रिलेशन बिल्कुल सीधा सीधा सा है। लेकिन अगर एंगल दिया जाए फोर्स और परपेंडिकुलर के दरमियान तो टॉर्क को बढ़ाने के लिए एंगल बिटवीन द फोर्स एंड परपेंडिकुलर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये एक लिटिल बिट वेरिएशन है, इसको याद रखिएगा। देखिए सिंपल पेंडुलम के कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये एंगल बना रहा है विद वर्टिकल थीटा। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये इसका वेट होगा। इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। हमारे पास एक वेट का ये कंपोनेंट्स बनेगा और एक ये बनेगा। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा। आपको नजर आया L और mg cos थीटा आपस में एक ही लाइन पर है तो इसका टॉर्क तो जीरो हो गया। इसका टॉर्क होगा, रोटेट कर रहा है सिंपल पेंडुलम, तो डेट्स इसका टॉर्क किसके बराबर निकलेगा, किसके बराबर निकलना चाहिए। हमारे पास यहां से लेकर यहां तक की वैल्यूज कितनी है, L, और इसके साथ परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी है, W sin थीटा या mg sin थीटा। तो ये इसके पास इसके टॉर्क की वैल्यूज निकल आई। लेकिन अगर इसी में वेरिएशन होती, आपसे कहा जाता कि इस वक्त ये जो एंगल है ना, ये किसके साथ बन रहा है, हॉरिजेंटल के साथ, तो अब बताएं टॉर्क की वैल्यूज क्या होगी। देखिएगा अगर ये एंगल हॉरिजेंटल के साथ थीटा बन रहा है तो हमारे पास ये एंगल कितना बनेगा, डेट इज द 90 माइनस थीटा। दिस मीन्स डेट अगर ये mg का फैक्टर है तो इसका ये वाला कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट बना, ये कंपोनेंट किसके बराबर आएगा, mg। अब ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट्स व्हाई अब ये कंपोनेंट mg sin थीटा हो गया। जबकि इस कंपोनेंट की वैल्यूज क्या निकलेगी, mg sin ऑफ, ये एंगल कितना था जी 90 माइनस थीटा, तो sin ऑफ 90 माइनस थीटा। अब इसकी वैल्यूज कितनी निकल आई, mg cos ऑफ थीटा। तो अब देखिएगा क्या ये फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है, कतई नहीं। ये तो एक ही लाइन पर आ गई ना, एल वाली लाइन पर ही आ गई। तो डेट्स इसका तो टॉर्क नहीं होगा। टॉर्क किसका होगा, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स है, और वो कौन सी है, mg cos थीटा। तो डेट्स अब टॉर्क क्या हो जाएगा, डेट इज एल mg cos ऑफ थीटा। तो याद रखने वाली बात होगी यहां पर, अगर पेंडुलम का एंगल विद वर्टिकल दिया गया हो तो टॉर्क एल mg sin ऑफ थीटा होगा, और अगर पेंडुलम का एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल दिया गया हो तो फिर जो टॉर्क होगा वो एल mg cos ऑफ थीटा होगा। तो ये थीटा की वेरिएशन से कंफ्यूज करवाया जा सकता है। मैंने ऊपर भी यही डिस्कशन की और सिंपल पेंडुलम के साथ भी इसी डिस्कशन को कंटिन्यू किया ताकि आपको ध्यान में रहे कि आपने थीटा एंगल पर फोकस करके अपने ऑप्शंस पर जाना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है जी, अ बॉडी इज एट रेस्ट, या तो वो रेस्ट पर हो और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम। हम इसे कहते हैं कि आप कंप्लीट इक्विलिब्रियम की स्टेट में। हमने क्या कहा, या तो रेस्ट पर होगा या फिर क्या कर रहा होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सिमिलरली हमने बोला ओमेगा भी कांस्टेंट हो सकता है अगर वो सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा था, तो वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा। अब यहां से ये बात बिल्कुल क्लियर है, अगर वो रेस्ट पर है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाता है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अगर एक गाड़ी स्ट्रेट रोड के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो भी इक्विलिब्रियम में ही है। इस इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोला जाएगा।
अब पंखे को चला दें, पंखे की स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते किसी लम्हे कांस्टेंट हो गई, उस वक्त स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब उसका ओमेगा भी कांस्टेंट हो गया, तो डेट्स वाई अब वो कहां पर होगा, अब उसका ओमेगा कांस्टेंट है, तो उस वक्त उसकी कंडीशन को क्या बोलेंगे, वो मूव करता हुआ, रोटेट करता हुआ कंटिन्यूसली विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड मूव कर रहा है, तो डेट्स वाई अब यहां पर वो किस कंडीशन पर होगा, अब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये दोनों कंडीशंस किसको रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम को। तो इक्विलिब्रियम की फर्दर दो काइंड्स हमने डिस्कस की, स्टैटिक इक्विलिब्रियम या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट देखिएगा जी, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है जी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ये कब पॉसिबल है, जब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस जीरो। कैसे हो सकता है, अगर एक बॉडी के ऊपर जितनी राइट साइड पर फोर्स लग रही है उतनी ही लेफ्ट साइड पर फोर्स लगनी शुरू हो जाए, तो उसका समेशन एफ एक्स किसके बराबर निकलेगा, जीरो के। इसका मतलब है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस जीरो कब होगा, जब सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग राइट साइड शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द लेफ्ट साइड होती है। सिमिलरली समेशन एफ वाई जीरो होना चाहिए। समेशन एफ वाई जीरो कब होगा, जब भी लेट्स सपोज आपने एक टेबल टॉप के ऊपर एक बुक रख दी, इसकी डाउनवर्ड फोर्स क्या है, वेट, इस पर अपवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है, रिएक्शन ऑफ द टेबल, तो समेशन एफ वाई जीरो निकला। समेशन एफ वाई कब जीरो हो सकता है, जब जितनी फोर्सेस किस साइड पर लग रही हैं डाउनवर्ड, उतनी ही फोर्स किस साइड पर लगनी चाहिए, अपवर्ड, तो ये समेशन एफ वाई की कंडीशन आ गई। इस सूरत में हम कहते हैं कि इसका जो लीनियर एक्सेलेरेशन है ना वो जीरो होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई हम इसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ये कंडीशन हमारे पास किसको लीड कर रही है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में सम ऑफ फोर्सेस जीरो होती हैं, या हम कहते हैं लीनियर एक्सेलेरेशन ऑफ दैट बॉडी जीरो। लीनियर एक्सेलेरेशन कब जीरो हो सकता है, जब या तो वो रेस्ट पर होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है जी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो। सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो कब हो सकते हैं, लेट्स सपोज ये पिवट है, ये एक रॉड है, एक फोर्स इधर लग रही है, ये इसे क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमा देती है, तो अब तो सम ऑफ टॉर्क जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर कौन सा टॉर्क आया है, वो क्लॉकवाइज आया है। कब ये टॉर्क जीरो होंगे, जब दूसरी फोर्स इस साइड पर लगेगी और वो इसे किस डायरेक्शन में घुमा दे, एंटी क्लॉकवाइज में। तो अब दो टॉर्क्स आ गए, अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में भी बराबर हो गए तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो डेट से अब ये हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, और ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो सम ऑफ टॉर्क कब जीरो हो सकते हैं, जब हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क की मैग्नीट्यूड किसके बराबर निकलेगी, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की मैग्नीट्यूड के। अच्छा जी, इसको याद रखिएगा, ये हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केस है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमारे पास सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स क्या होने चाहिए, वो जीरो होने चाहिए, या फिर हम कहते हैं उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, डेट वुड बी जीरो। एंगुलर एक्सेलेरेशन कब जीरो हो सकता है, जब या तो रेस्ट पर होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, या फिर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये बातें आपने याद रखनी है अच्छी तरह से। इसमें याद रखिएगा, अगर सिर्फ समेशन एफ जीरो है तो फिर हम कहते हैं कि जो पार्टिकल है ना वो इस वक्त पार्शियल इक्विलिब्रियम में होगा, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर सिर्फ समेशन टॉ जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फिर पार्शियल इक्विलिब्रियम में होगा, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। तो फोर्सेस का सम भी जीरो होना चाहिए और टॉर्क्स का सम भी जीरो होना चाहिए, ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम की लाजमी कंडीशन होगी। कुछ क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंगली डिस्कस करते हैं। देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है, इस पर दो फोर्सेस इस तरह से लग रही हैं, ये F1 है, ये F2 है। अगर F1 की मैग्नीट्यूड F2 के बराबर हो जाए और F1 की डायरेक्शन F2 से अपोजिट भी हो, जैसे यहां पर नजर आ रहा है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेट्स सपोज, और डायरेक्शन तो अपोजिट नजर आ रही है, और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट हो, एक ही लाइन ऑफ एक्शन नहीं है दोनों का, मतलब ये कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। उस सूरत में ये फोर्सेस क्या बनाती हैं, ये कपल बनाती हैं। कपल के लिए मैंने अब तीन कंडीशंस बोली हैं, याद रखनी है इसे। कपल की पहली कंडीशन क्या है,
दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है ये दो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस पर लग रही हो, मतलब कोलिनियर्स नहीं है। तो ये फोर्सेस क्या बनाती हैं, कपल बनाती हैं। अब आपको यहां पर वाज़े तौर पर नजर आ रहा है ये फोर्स F1 5 न्यूटन की है, लेट्स सपोज ये फोर्स F2 भी 5 न्यूटन की है, ये अपवर्ड लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल, समेशन Fy 0 निकल आएगा, तो लगने वाली सारी फोर्सेस जीरो हो गई। क्या यहां पर टॉर्क भी जीरो होगा, कतन नहीं। अब देखें ये इसका पिवट था, ये लाइन ऑफ एक्शन को पकड़कर पिवट की साइड पर घुमा दे तो ये इसे किस साइड पर घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। इस लाइन ऑफ एक्शन को पकड़कर पिवट की साइड पर घुमाएं तो ये भी इसे किस डायरेक्शन में घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को कैंसिल कर सकता था, कतन नहीं। तो ये तो अब रोटेट कर जाएगी इस डायरेक्शन में, ये पार्टिकल रोटेट कर जाएगा जैसे स्टीयरिंग ऑफ द कार, आपके पास एग्जांपल है इसकी। तो इसका मतलब है इसमें समेशन टॉ तो जीरो नहीं हुआ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, अगर किसी भी पार्टिकल पर, किसी भी बॉडी पर कपल लग रहा हो तो उसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाइड होती है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड नहीं होगी। या इस तरह से कह सकते हैं कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होता। देखे ना हमारे पास एक चैप्टर नंबर 15 में हमने एक केस को भी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 में भी ये पॉइंट डिस्कस किया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पर फोर्स किसके बराबर लग रही होती है, डेट इज द आई एल क्रॉस बी, ये फोर्स वेक्टर की वैल्यूज है। अब यहाँ पर दो फोर्सेस लगेंगी ना, एक यहाँ पर और एक इस जगह पर, नजर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो दोनों जगहों पर सेम है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई ना। करंट का मतलब क्या हुआ, लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई। कोई एक वेक्टर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर जाए तो ऑब्वियसली वहां पर लगने वाली फोर्स भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यहां पर अगर फोर्स हमारे पास देखें, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने क्या रखी, फिंगर्स, थंब किसको बता रहा है, करंट को। तो फोर्स किधर लग रही है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, तो इस साइड पर कैसे लगेगी, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। दो फोर्सेस लगेंगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल निकलेगी, डायरेक्शन में अपोजिट होंगी, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो ये क्या बना रही है, टॉर्क बना रही है। इस वजह से हमने कहा था ये कॉइल क्या करेगी, ये घूम जाएगी। तो क्वेश्चन सिंपल पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की गई है, तो उसमें कौन सा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड होगा, कपल लग रहा है ना, कपल में समेशन एफ तो जीरो होता है, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ फोर्स इनटू द प्लेन ऑफ द फोर्स को कैंसिल कर देगी, तो सम ऑफ फोर्सेस जीरो होंगी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। लेकिन टॉर्क जीरो नहीं हुआ तो दैट्स व्हाई यहां पर क्या हुआ, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी बुक में मौजूद हैं उसको इससे कोरिलेट करके पूछा जा सकता है। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, आप इसे टॉर्क बोल दें, कपल की वजह से टॉर्क आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यूज क्या होगी। देखें यहां पर लेट्स सपोज ये एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नजर आ रहा है डायरेक्शन में अपोजिट है और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। अब देखिए इस वक्त मोमेंट ऑफ कपल जिसे हम टॉर्क ड्यू टू कपल बोलते हैं वो क्या होगा, वो बराबर होगा इन दोनों फोर्सेस के दरमियान शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस विच मेक अ कपल मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स, किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा। मतलब यहां पर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या निकल आएगा, दैट इज डी, ये तो यहां से यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, और किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड ले लें, दिस वन इज द एफ। तो ये आपके पास मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क ड्यू टू कपल की वैल्यूज निकल आएगी। तो ये कैलकुलेशंस करना आपको आनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, जैसे अभी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस भी करते हैं। देखिए यहां पर हम थीटा की वेरिएशन से चल रहे हैं, फिर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। लेट्स सपोज आपसे ये कहा जाए कि ये एक रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ दी गई वो x है, इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड हमने f से रिप्रेजेंटेशन दे दी, ये एंगल बन रहा है थीटा। आप बता दें अब यहां पर टॉर्क की वैल्यूज क्या होगी। देखें ना आपके पास एक फोर्स ये लग रही है, इस फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन है, एक फोर्स ये लग रही है, इसका ये लाइन ऑफ एक्शन। तो करना क्या होगा,
आपको इन दोनों फोर्सेस के दरमियान सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा। तो किसी एक फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा सेकंड फोर्स के ऊपर, तो ये इसका कपल आर्म हो गया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर मैं इस फोर्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं और दिस फोर्स, तो फिर भी ये कपल आर्म ही, आमने सामने की साइड्स बराबर ही होंगी, तो ये कपल आर्म है। जिस तरह से मर्जी ले ले। अब देखिएगा ये थीटा एंगल है, और आपको बार बार बोल रहा हूं थीटा के सामने बनने वाला एंगल साइन एंगल होता है। किसका साइन एंगल होगा? एक्स का, तो इसे एक्स साइन थीटा लिखा जाएगा। इसका मतलब है अब टॉर्क ड्यू टू डेट कपल किसके बराबर आएगा? डेट इज द एक्स साइन थीटा। ये कपल आर्म आया, या शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स आई, और किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड से इसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। इसी क्वेश्चन में लिटिल बिट वेरिएशन से चलते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक रॉड है, इस रॉड की ये लेंथ दे दी गई, डेट इज टेकन एज एक्स। इस पर एक फोर्स इस तरह से लग रही है, एक फोर्स इस तरह से लग रही है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट, तो ये कपल बना रही है। अब टॉर्क किसके बराबर होगा? देखिए जी, अब टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। अब टॉर्क ड्यू टू डेट कपल किसके बराबर होना चाहिए? अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? किसी एक लाइन ऑफ एक्शन से आपने दूसरी फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो ये कपल आर्म है। आइदर दिस वन इज द कपल आर्म। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? साइन कंपोनेंट की, तो एक्स साइन थीटा। ये वाली साइड क्या होगी? एक्स कॉस थीटा। तो कपल आर्म या द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस क्या निकला? एक्स साइन थीटा या एक्स कॉस थीटा? तो एक्स कॉस थीटा। दिस मींस दैट अब हमारे पास मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा? दैट इज द शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस व्हिच मेक अ कपल मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स। तो डेट्स वाई एंगल की वेरिएशन से ये क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। तो डेट्स वाई आपने अच्छी तरह से फोकस करना होगा एंगल की वेरिएशन को। ये मैंने टॉर्क वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था, यहां पर भी डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर कीवर्ड या ट्रैप यहीं पर होता है। अब चलिएगा जी एक क्वेश्चन पर। लेट्स सपोज आपसे ये कहा जाए कि ये एक रॉड है, इसकी लेंथ आपको दे दी गई, डेट इज 0.6 मीटर। इस पर एक फोर्स इस तरह से लग रही है 8 न्यूटन की, और एक फोर्स इस तरह से लग रही है 8 न्यूटन की। आप बता दें इस वक्त टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा। देखें दो फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं है, तो ये तो कपल बना रही है। अब हमने मोमेंट ऑफ कपल की वैल्यूज लेनी है। टॉर्क ड्यू टू कपल किसके बराबर आएगा? तो किसके बराबर आना चाहिए? हमने कहा था शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके दरमियान? बिटवीन द टू फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स, किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेने का तरीकेकार क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने का तरीकेकार क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूं कि किसी एक ही लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया करे दूसरी फोर्स पर। ये एंगल 90 डिग्री होगा ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। ये एंगल 60 होगा। कैसे 60 होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, अगर ये 60 है तो ये भी हमारे पास क्या होगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होगी? साइन। तो डेट्स वाई ये वाली साइड की लेंथ हमारे पास किसके बराबर निकलेगी? एक्स जो 0.6 था इंटू साइन ऑफ डेट एंगल, और साइन ऑफ एंगल कितना था? 60। दिस मीन्स दैट हमारे पास द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकला? 0.6 साइन ऑफ 60 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स। तो किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी थी? 8 न्यूटन। अब वैल्यूज कैलकुलेट कर दें। डेट इज द 0.6 साइन ऑफ 60 क्या होता है? 0.866, और ये 8 है। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए मैं 0.6 को 0.8 से मल्टीप्लाई करता हूं। जस्ट 0.6 को अगर मैं 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 8 आर कितने होते हैं जी? 48। तो ये आंसर 0.48 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8। फिर इसे फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 से मल्टीप्लाई हुआ 56, 8 4 से मल्टीप्लाई हुआ 32, और 5 थे 37, तो 1 2, तो ये 3.76 हमारे पास न्यूटन मीटर इसका आंसर निकल आएगा। तो कैलकुलेशन इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो, ये कोई ज्यादा मुश्किल या टफ कैलकुलेशन नहीं होगी। देखिएगा अगले पॉइंट पर आते हैं हमारे पास। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट P
ऑन मीटर रॉड इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम। अगर मीटर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो आपने बताना है पॉइंट पी की पोजीशन क्या होगी। आपके पास पॉइंट आउट कर दिया गया, ये 0 है, ये 50 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट पी की पोजीशन है। इधर कितनी फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, इधर कितनी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। अब ये मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क ड्यू टू कपल का केस नहीं है, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही हैं। तो डेट्स है यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही होगी एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही होगी क्लॉकवाइज। सम ऑफ टॉर्क इसके बराबर निकलना चाहिए 0 के, और सम ऑफ टॉर्क कब 0 होगा जब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसके बराबर निकलेगा क्लॉकवाइज टॉर्क के, फिर इक्विलिब्रियम में होगा ना। तो आप कैलकुलेशंस कर दें। आप देखें यहां पर हमारे पास फोर्स और ये मोमेंट आर्म डायरेक्टली दिया ही मोमेंट आर्म हुआ है। फोर्स कितनी लग रही है 5, मोमेंट आर्म कितना है 50 सेंटीमीटर। फोर्स कितनी लग रही है 10, मोमेंट आर्म कितना है यही तो कैलकुलेट करना था, दैट इज लेट्स सपोज x, तो आप इसे x से मल्टीप्लाई कर दें। दिस मीन्स दैट ये 250 10x के बराबर आ जाएगा। दिस मीन्स दैट x किसके बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो फौरन से पहले स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर को 25 सेंटीमीटर वाली ऑप्शन को टिक कर देंगे। गलत हो गया। कैसे जी, हमसे कहा गया था पॉइंट P की पोजीशन बतानी है, ये डिस्टेंस निकला 25 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर है, इसमें 25 सेंटीमीटर ऐड करते हैं तो पॉइंट P की लोकेशन बता सकते हैं। तो ये कहां पर लाई कर रहा होगा 75 सेंटीमीटर पर। कैसे लिया 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो ये मौजूद था, साथ में ये x ऐड करना था, x की वैल्यूज कितनी निकली थी 25 सेंटीमीटर, तो 50 प्लस 25 सेंटीमीटर कितने निकले 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिएगा जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अगर ये हमारे पास जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में हो, कंडीशन है कि रॉड इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किससे कैंसिल होना चाहिए क्लॉकवाइज टॉर्क से। दिस मीन्स दैट सम ऑफ टॉ 0 होगा। सम ऑफ टॉ कब 0 होगा जब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसके बराबर निकलेगा क्लॉकवाइज टॉर्क के। करने का तरीकेकार क्या होगा, टॉर्क लेने का तरीकेकार क्या होता है जी RF। RF क्यों ले रहे हैं, साइन एंगल क्यों नहीं ले रहे, नजर आ रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो डेट्स है हमारे पास 60 और डिस्टेंस कितना था 10। क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स कितनी लग रही है 30 और ये डिस्टेंस ही मालूम करना चाह रहे थे। सिमिलरली आपसे ये डिस्टेंस दिया जा सकता था, लेट्स सपोज ये 5 मीटर है, आपसे ये फोर्स कैलकुलेट करवाई जा सकती है, कोई एक चीज अननोन करवाकर उसे कैलकुलेट करवा सकते हैं। अब देखिएगा हमारे पास अब एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गया 30x इज टेकन एज अ 600। दिस मीन्स दैट x किसके बराबर आ जाएगा 600 ओवर 30, तो x की वैल्यूज क्या आ गई, दिस वन इज द 20 मीटर। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी जी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। हमारे पास एक रॉड दिया गया जिसका वेट है 20 न्यूटन, इसके दो एंड्स के ऊपर फोर्सेस या कुछ वेट्स हैंग किए गए, यहाँ पर 50 न्यूटन है और ये डिस्टेंस दिया गया 1 मीटर, ये उसका पिवट पॉइंट है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में हो तो ये वाली फोर्स कितनी होगी, इक्विलिब्रियम में हो तो। अब ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कब होगा जब समेशन टॉर्क किसके बराबर निकलेगा, समेशन टॉर्क 0 के बराबर निकलेगा। समेशन टॉर्क कब 0 हो सकता है जब क्लॉकवाइज टॉर्क किसको कैंसिल करेगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को। देखें ये वाली फोर्स कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है क्लॉकवाइज, ये वाली फोर्स कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। गलती यही होती है स्टूडेंट से, इन दोनों को कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि यहां पर वेट ऑफ रॉड भी मौजूद है और जो वेट ऑफ रॉड होगा वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होगा, दैट्स ये इसका वेट भी एक्ट कर रहा होगा 20 न्यूटन का। ये वाला डिस्टेंस कितना निकलेगा, टोटल रॉड की लेंथ क्या थी 4 मीटर, तो ये डिस्टेंस क्या निकलेगा 2 मीटर, ये डिस्टेंस भी कितना होगा 2 मीटर। दिस मींस दैट ये डिस्टेंस हुआ 1 मीटर। ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो अब हमने करना क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी टेकन एज अ क्लॉकवाइज टॉर्क। एक ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, इसकी फोर्स को इसके मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गिवन ही मोमेंट आर्म है, डेट इज 1 मीटर। क्लॉकवाइज टॉर्क एक इस W की वजह से है, W का वैल्यूज क्या थी 20 न्यूटन, मोमेंट आर्म कितना है डेट इज 1 प्लस
ये फोर्स कैलकुलेट करनी थी। इसका मोमेंट आर्म क्या है, देखिए ये टोटल लेंथ ऑफ द रॉड क्या थी 4 मीटर, ये 4 से -1 कर दें तो ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी हो जाती है 3 मीटर, तो डेट्स है ये इसका मोमेंट आर्म आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर 50 हो गया, ये 20 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया 20, ये इधर आकर माइनस होगा तो 50 माइनस 20 3f के बराबर आ गया। दिस मीन्स डेट f किसके बराबर आ जाएगा, 50 से अगर हम 20 को माइनस करते हैं तो ये 30 हो जाएगा, और ये 3 इधर आकर डिवाइड कर रहा है तो ये 10 न्यूटन होनी चाहिए। तो हम इस तरह से समेशन टॉ को प्रोसीड करते हुए अपनी एग्जैक्ट वैल्यूज पर आ गए। तो कौन सा ऑप्शन निकलेगा इस फोर्स का, डेट इज द 10 न्यूटन। इस तरह से एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें लिटिल बिट वेरिएशन होगी। कहा गया कि एक आपके पास रॉड है, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिवट है, जहां पर हमने W हैंग किया हुआ है 3 न्यूटन, इसके दो एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर इस तरह से दो फोर्सेस लग रही हैं, वन इज द x एंड अदर इज द y। डिस्टेंस इज गिवन है डेट इज 0.2 मीटर, दिस वन इज द 0.4 मीटर। आपने मालूम करना है अगर ये इक्विलिब्रियम में हो तो x और y की वैल्यूज क्या होगी। अब देखिएगा पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक फोर्स अननोन होती थी, अब दोनों फोर्सेज अननोन है, तो अब यहां पर दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी पड़ेगी। पहले हम पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, डेट इज द समेशन f इज 0। समेशन f इज 0 का मतलब क्या है, अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगी, डाउनवर्ड फोर्स के। तो अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है x प्लस y, ये भी अपवर्ड थी ये भी अपवर्ड है। डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है, डेट इज w। तो डेट से पहली इंफॉर्मेशन में हमें पता लगा जो x प्लस y है वो किसके इक्वल निकलेगा 3 के। अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करेंगे। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी, समेशन टॉ इज 0। समेशन टॉ इज 0 मतलब टॉर्क जो होगा एंटी क्लॉकवाइज वो किसके इक्वल होना चाहिए, टॉर्क क्लॉकवाइज के। देखें ये y कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये x कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज। इसका टॉर्क क्यों नहीं ले रहे, इसका टॉर्क 0 होगा। वजह क्या है, ये वाली फोर्स जो है वो पिवट पॉइंट से पास कर रही है, और अगर फोर्स पिवट पॉइंट से पास कर जाए तो उसका टॉर्क नहीं आता। तो अब देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा, फोर्स कितनी लगी y, मोमेंट आर्म कितना दिया गया है 0.2। क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा, फोर्स कितनी लगी x, मोमेंट आर्म कितना दिया गया है 0.4। दिस मीन्स डेट y किसके बराबर आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू एक्स। दिस मीन्स डेट ये किसके बराबर आ गया 2x के। तो y की वैल्यूज हमें पता लग गई 2x के बराबर है। ये वैल्यूज यहां पर लगा दें तो हमारे पास x, y की जगह पर y की वैल्यूज लगा दें, 2x इज 3। दिस मीन्स डेट 3x किसके बराबर आ जाएगा 3 के। इसका मतलब है x किसके बराबर आ गया 1 न्यूटन के। तो x की वैल्यूज तो आ गई 1 न्यूटन, और अगर मैं x की वैल्यूज यहां पर अप्लाई कर दूं, x 1 न्यूटन है तो y की वैल्यूज कितनी निकल रही है 2 न्यूटन। तो इस तरह से हमने दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट कर लिया। अब याद रखिएगा अगर हमारे पास दोनों फोर्सेस अननोन हो तो फिर बोथ कंडीशन यूज करते हुए हम अपने एग्जैक्ट आंसर पर जा सकते हैं। ये की पॉइंट था, इसको जरा जहन में रखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं जी। फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा r क्रॉस f इज इक्वल टू द f वेक्टर क्रॉस पोजीशन वेक्टर। देखिए हमें यह पता है क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, दैट्स व्हाई वेक्टर a क्रॉस b कभी भी वेक्टर b क्रॉस a के बराबर नहीं निकलता। तो दैट्स व्हाई फौरन से पहले स्टूडेंट के जहन में यह आता है कि इसका आंसर होगा कभी भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। लेकिन एक खास कंडीशन तो हो सकती है ना। देखें अगर थीटा हो जाए 0 डिग्री या थीटा हो जाए 180 डिग्री तो साइन ऑफ 0 और साइन ऑफ 180 किसके बराबर होता है 0 के। इसका मतलब है इसका आंसर भी नल वेक्टर निकलेगा, इसका आंसर भी नल वेक्टर निकलेगा। और आपको पता है नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, ऑर्बिट्रेरी ली जाती है। तो दिस मींस दैट अब तो ये इक्वल हो गए। तो कब हमने कहा कि ये इक्वल हो सकते हैं, खास कंडीशन पर, जब एंगल 0 डिग्री बने r और f के दरमियान, या फिर एंगल कितना बने 180 डिग्री। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गई, बोथ a एंड b। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट which can freely rotate about a point O as shown in the figure. The net torque about O is, आपने O के अक्रॉस O के अबाउट नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है। देखें ये भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जरा थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये 10 न्यूटन फोर्स और इस 10 न्यूटन फोर्स को देखें, ये आपके पास पॉइंट O है।
अगर मैं इसे इस साइड पर रोटेट करवाता हूं तो ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? क्लॉकवाइज। ये 10 न्यूटन फोर्स कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यूज भी सेम है, फोर्सेस सेम, मोमेंट आर्म सेम। ये टोटल डायमीटर 2 मीटर है तो ये डिस्टेंस 1 मीटर होगा, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? 1 मीटर ही होगा। इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज टॉर्क इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को तो क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। दिस मींस दैट ये दोनों फोर्सेस तो यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इन दोनों का टॉर्क क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। तो डेट से आपने सिंपली इन दोनों के टॉर्क की वैल्यूज लेनी होगी। बोथ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का डिफरेंट है, तो ये कपल बना रही हैं। तो एक्चुअली आपने सिर्फ टॉर्क ड्यू टू डेट कपल ही कैलकुलेट करना होगा। क्या होता है जी? किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द कपल आर्म। किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है? 20। कपल आर्म क्या होता है? द शॉर्टेस्ट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस विच मेक्स द कपल। अब देखें यही शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अगर ये डायमीटर है तो ये ऑल्सो इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का डायमीटर ही कहलाएगा, तो इसकी वैल्यूज भी क्या होगी? 2 ही को कहलाएगी। तो डेट्स व्हाई ये 40 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ अ मैस। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, फोर्स जो है सेंटर ऑफ मैस पर लग रही है, इट विल प्रोड्यूस। देखिए याद रखिएगा, अगर फोर्स सेंटर ऑफ मैस पर लगे तो ये फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। दिस मींस दैट अगर फोर्स सेंटर ऑफ मैस पर लगे तो ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन ला सकती है। दिस मींस यहां पर कौन सा एक्सेलेरेशन आएगा? रोटेशनल एक्सेलेरेशन आएगा या ट्रांसलेशनल एक्सेलेरेशन आएगा? जब ये रोटेशन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती तो रोटेशनल एक्सेलेरेशन तो नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर फोर्स सेंटर ऑफ मैस पर लग रही है तो इसकी वजह से आने वाला एक्सेलेरेशन सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है? ट्रांसलेशनल एक्सेलेरेशन ओनली। जी अब हम कुछ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि इस टॉपिक में से लास्ट ईयर के पेपर्स में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिएगा हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ वी डबल द मोमेंट आर्म द वैल्यू ऑफ द टॉर्क बिकम्स। आपने बताना है कि वैल्यू ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा अगर हम मोमेंट आर्म को डबल कर दें। देखिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क का फॉर्मूला लिखा है, दैट इज द मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय द फोर्स। इसका मतलब है मोमेंट आर्म और फोर्स में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। अगर मोमेंट आर्म, इसका मतलब है मोमेंट आर्म और टॉर्क में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। अगर मोमेंट आर्म टॉर्क के डायरेक्ट रिलेशन के साथ है, दिस मींस दैट कि मोमेंट आर्म को डबल करने से टॉर्क भी क्या हो जाएगा? डबल ही हो जाएगा। तो अगर मोमेंट आर्म को डबल करते हैं तो टॉर्क भी कितने टाइम बढ़ चुका होगा? 2 टाइम्स बढ़ चुका होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो गई? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ बार ऑफ लेंथ L पिवट एट O is acted by a force F at an angle theta with vertical line। क्लियर रखिए, ध्यान में रखिएगा कि ये जो एंगल है ना, ये फोर्स का वर्टिकल लाइन के साथ बना हुआ है एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स? मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब एक्चुअली आपने टॉर्क ही लेना होगा। अब देखिएगा फिगर, ये आपके पास एक रॉड दिया गया है जिसकी लेंथ L है, इस पर ये फोर्स F लग रही है और ये फोर्स जो वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बना रही है, डेट इज द थीटा। हमने कैलकुलेट क्या करना है? मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या होगा? अब देखिएगा हमें करना क्या होगा, इस फोर्स के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। आपको नजर आ रहा है एक फोर्स का ये कंपोनेंट बनेगा और एक फोर्स का कंपोनेंट ये बन रहा है। ये फोर्स का कंपोनेंट थीटा के सामने वाला, इस टॉपिक में हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, वो साइन कंपोनेंट होगा तो F साइन थीटा हो गया, जबकि ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? F कॉस थीटा। अब आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है कि इस लाइन के, इस रॉड की लेंथ के, ये F साइन थीटा पैरेलल है। दैट्स व्हाई इसका तो टॉर्क नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। इसका टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। क्यों? क्योंकि F साइन थीटा और OP की लेंथ या लेंथ जो है वो पैरेलल हो गई। अब आपको ये भी नजर आ रहा है कि अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्स है F cos थीटा, बिकॉज अब ये मोमेंट आर्म बन गया और ये फोर्स उसके साथ क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो अब हमारे पास टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा? किसके बराबर आना चाहिए जी? फोर्स कितनी लग रही है? F cos थीटा। मोमेंट आर्म कितना दिया गया? L। तो आंसर क्या निकलेगा? L F cos थीटा। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई जी? चार्ली।
ऐसे क्वेश्चन में जरा ध्यान में रखा करें कि आप ऐसे क्वेश्चन में पहले तो फोकस किया करें कि हमारे पास किस एंगल में बात की जा रही है। एंगल थीटा दिया गया था तो डेट से आप थीटा पर फोकस करके अपनी ऑप्शंस को कैलकुलेट कर सकते थे। देखें ना, अगर इसी क्वेश्चन में ये कहा जाता कि इस लाइन के साथ ये एंगल अल्फा बन रहा है, तो अब टॉर्क की वैल्यूज क्या होगी? तो अब तो जो हमारे पास बेसिक से रिलेशन है ना, हमने अब टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब कौन सी फोर्स का टॉर्क आएगा? एफ साइन ऑफ अल्फा। देखें मैंने साइन ऑफ थीटा नहीं लिखा, एफ साइन ऑफ अल्फा, बिकॉज अब ये वाला कंपोनेंट एफ साइन ऑफ अल्फा बनेगा ना, और इसके साथ आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मोमेंट आर्म से, तो अब आंसर ये निकल आएगा। तो दैट्स व्हाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोकस ये करना होगा कि किस एंगल के टर्म में ऑप्शंस दी गई हैं, उसी एंगल के अकॉर्डिंगली अपनी आप करेक्ट ऑप्शंस पर आ सकते हैं। जी एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी इज 2:3. Which of the following is the ratio of torques A and B respectively if both are being rotated with constant angular acceleration? Angular acceleration को अल्फा बोलते हैं और आपको कंडीशन दे दी गई अल्फा जो है वो कांस्टेंट है। देखें आप एक ऐसा रिलेशन लिखें जो टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलेरेशन के दरमियान कोई रिलेशन बना रहा हो। तो टॉ इज इक्वल टू द आई अल्फा। आपसे कहा गया अल्फा कांस्टेंट है, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो टॉ और आई में कौन सा रिलेशन निकलेगा? डायरेक्ट रिलेशन निकलेगा। दिस मींस दैट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो होगी वही रेशियो किसके दरमियान आनी चाहिए? टॉर्क्स के दरमियान। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो क्या थी? 2:3। तो टॉर्क की रेशियो भी क्या होगी? दैट इज आल्सो द 2:3। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? थीटा। जो कुछ आज हमने पढ़ा, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स, तमाम फार्मूलाज को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास स्टेप की वर्कशीट अवेलेबल है ताकि आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।